अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएमसी का जो 30 अगस्त का इवनिंग का पेपर हुआ था, एमडी कैट का पेपर, वो डिस्कस करेंगे। उसके सारे तो एमसीक्यूज़ मिले नहीं हैं, कुछ एमसीक्यूज़ मिले, और ये एमसीक्यूज़ जो मिले इनके ऑप्शंस भी काफ़ी गलत हैं और एमसीक्यूज़ भी काफ़ी अजीब से हैं। लेकिन ये इसलिए है कि क्योंकि कोई बच्चा मतलब सारे एमसीक्यूज़ तो सारे एक साथ याद नहीं कर सकता, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं। और दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वाले एमसीक्यूज़ इसी तरह इसी शेप में आए थे पेपर में या फिर चेंज हो के आए थे, क्योंकि पेपर के सारे एमसीक्यूज़ या कुछ एमसीक्यूज़ याद करना मतलब बच्चों के लिए ये आसान नहीं है कि सारे एमसीक्यूज़ याद रखें। स्टेटमेंट वो बता सकते हैं कि ये वाला एमसीक्यूज़ आया था, या वो हिंट वर्ड्स बता सकते हैं कि इस तरह से इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आया था, लेकिन ये बताना कि पूरे का पूरा एमसीक्यूज़ क्या था, ये मुश्किल बात है। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो भी कुछ इसी तरह का है। फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज़ फोरटोल्ड इन। जो ब्लास्टोमेयर होता है इसकी जो फेट होती है वो फोरटोल्ड मतलब पहले से डिसाइडेड फेट किस में होती है। अल्फा ऑप्शन में है इकाइनोडर्म्स, बीटा में आर्थ्रोपोड, चार्ली में या मोलस्का। तो अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटोस्टोमेट्स और दूसरे होते हैं ड्यूट्रोस्टोमेट्स। जो प्रोटोस्टोमेट्स होते हैं उनकी स्पाइरल और डिटरमाइंड डिवीजन होती है। कौन सी? स्पाइरल और डिटरमाइंड डिवीजन। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनकी रेडियल और इनडिटरमाइंड डिवीजन होती है। अच्छा, स्पाइरल डिवीजन वो होती है जो नॉट सिमेट्रिकल यानी नॉन सिमेट्रिकल होती है, जिसमें प्लेन सिमेट्रिकल नहीं होती है। और डिटरमाइंड का मतलब है कि जिसकी फॉर्चून, जिसने क्या बने, उस ब्लास्टोमेयर से आगे कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सारा कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो ये प्रोटोस्टोम्स में होती है। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनमें कौन सी होती है? रेडियल डिवीजन और इनडिटरमाइंड। इनडिटरमाइंड मतलब ब्लास्टोमेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ये सारी चीज़ें इनडिटरमाइंड होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तो जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो एस्कलमिंथीज होते हैं, एनिलिड्स होते हैं, मोलस्का होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं वो हमारे पास इकाइनोडर्म्स होते हैं, हेमिकोडेट्स होते हैं और कोडेट्स होते हैं। अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स। अब अगर हम पहला एमसीक्यू देखें, इसमें पूछा गया फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर फोरटोल्ड इन। ये फोरटोल्ड यानी पहले से डिसाइडेड होती है। एस्कलमिंथीज में भी पहले से डिसाइडेड होती है, मोलस्का में भी पहले से डिसाइडेड होती है और आर्थ्रोपोड्स में भी पहले से डिसाइडेड होती है। तो ये भी कुछ इसी तरह का एमसीक्यूज है कि जो बच्चों को मतलब उनको ऑप्शन नहीं सही तरह याद रहे जिस बच्चे ने बताया, ये कुछ इस तरह का मसला है। तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट बनते हैं। बस आप ये माइंड में रखें कि इस टॉपिक से एमसीक्यूज आए हैं और आपने एमडी कैट के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। इससे ज़्यादा आपका इस पेपर को सोल्व करने से कोई रिलेशन नहीं है, आपको इससे कोई तल्लक नहीं कि कौन सा एमसीक्यूज क्या है, कौन से ऑप्शंस क्या है। आपने सिर्फ वो टॉपिक देखना है, इससे इस टॉपिक से एमसीक्यूज आए, आपने ये टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर देना है। ये आपका काम यहाँ तक मुकम्मल हो जाना है। अब सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, गट ओरिजिनेट इन ए सिलोमेट्स फ्रॉम। जो ए सिलोमेट्स होते हैं, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज हैं हमारे पास, ये क्या है? ए सिलोमेट्स हैं। ए सिलोमेट्स यानी जिनमें देर इज़ नो बॉडी कैविटी, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, जिनकी मेसोडर्म जो होती है वो बनाती है लूज सेलुलर टिश्यूज, जिनको मेसेनकाइमा कहते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। गट जो होती है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रेटरी सिस्टम आप सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा, जो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स होते हैं, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है इसमें। और नर्वस सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, ये भी बुक में पढ़ा हुआ है, पूरा टॉपिक है इस पर। और जो इनका गट होती है वो ओरिजिनेट करती है एंडोडर्म से। तो इसका बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, गट ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन विच एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो 4s होता है, इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके 3d5 बनाता है, यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, जिसकी वजह से 4s 1 हो जाता है। और 3d5 के भी सारे ऑर्बिटल्स में 1 1 होते हैं, यानी ये 5 अनपेयर्ड और ये 6 अनपेयर्ड। इसमें 6 अनपेयर्ड होते हैं। मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड होते हैं। आयरन में सबसे कम अनपेयर होते हैं। कॉपर में, आयरन से भी कम होते हैं कॉपर में, यानी कॉपर में तकरीबन सिर्फ 1 अनपेयर्ड होता है।
और क्रोमियम में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, क्रोमियम में होते हैं। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ नंबर ऑफ पीरियड इन 7th इज 7 देन इट बिलोंग टू विच सीरीज। अगर किसी भी यहाँ पे एफ सीरीज था, यहाँ पे एफ सीरीज था, अगर किसी भी एलिमेंट का पीरियड का नंबर 7 है तो वो कौन सी एफ सीरीज से बिलोंग करता है। तो जब पीरियड नंबर 7 है तो वो कौन सी एफ सीरीज से बिलोंग करते हैं, एक्टिनाइड सीरीज जो सेकंड वन है इन एफ ब्लॉक, तो सेकंड एफ सीरीज आएगा। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स स्मेल टू द वाटर। वाटर की स्मेल जो होती है वो किस वजह से होती है। सिंपल, ये पंजाब की बुक में पूरा टॉपिक लिखा हुआ है एल्गल ब्लूम का। पंजाब की बुक में पूरा टॉपिक है एल्गल, ये पूरा टॉपिक है पंजाब की बुक में। तो इसमें जो बात की गई है वो ये कि एक्सेस एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स जब होती है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं जमा पानी में बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो क्या होता है कि एलजी उन पे फीड करती है, रिप्रोड्यूस करती है। जब एलजी डेड हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है कि अनप्लीजेंट ऑडर और स्मेल प्रोडक्शन होती है, अनप्लीजेंट ऑडर और स्मेल प्रोडक्शन होती है। तो एक्चुअली ये एलजी की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग गिव स्मेल्स टू वाटर, एलजी करेक्ट होगा, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, साउंड मॉड्यूलिकेशन में कौन सी चीज़ सेम होती है। ये बच्चे ने इस तरह बताया कि कौन साउंड मॉड्यूलिकेशन में कौन सी चीज़ सेम होती है, तो उसी तरह लिखा हुआ है। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनता है, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो इंग्लिश के पोर्शन का है, सारे मिक्स अप एमसीक्यूज है इधर। ये इसीलिए हैं कि क्योंकि बच्चों को याद नहीं थे एमसीक्यूज, तो इस तरह बताना मुश्किल बात है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, बोथ दी डैश प्लान्स डैश वंडरफुल। प्लान्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल क्या है, आर आएगा। बोथ दी प्लान्स आर वंडरफुल, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनकी अगर हम सेल वॉल की भी बात करें तो उस पर कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल्स जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या दूसरे स्टीरोल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता और स्टीरोल नहीं प्रेजेंट होता। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज मेलोनिक एसिड। इनमें से कौन सा मेलोनिक एसिड है। अच्छा, टोटल हमारे पास जो 10 ही हैं, कुछ इतनी हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं एफएससी की सिलेबस में, एफएससी की बुक में। उनमें एक होता है ऑक्सैलिक एसिड जो हमारे पास इस तरह होता है, COOH और COOH, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होता है। एक आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा हमारे पास सक्सिनिक एसिड होता है जो इस तरह होता है, CH2 COOH और इसी तरह सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये हमारे पास सक्सिनिक एसिड होता है। और अगर यहाँ पे सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड कर दे तो ये हमारे पास मैलिक एसिड हो जाता है। और जो हमारे पास मेलोनिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो CH2 COOH और इधर भी COOH अटैच्ड होता है। तो ये क्या होता है, प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये ऑप्शन में थोड़ा मसला है, तो ये प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे कि उसकी वाइब्रेशन एनर्जी क्यों 0 नहीं होगी। तो ये सिंध की टेक्सटाइल बुक की लाइन है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वाइब्रेशन एनर्जी इक्वल टू 0 होती है, यानी 0 पे ये 0 नहीं होती, 0 केल्विन पे 0 नहीं होती, -273 पे होती है। तो -273 पे ये 0 नहीं है, तो इसलिए वाइब्रेशन एनर्जी प्रेजेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी फीचर्स ऑफ। जो रिपल टैंक होता है ये वेव की स्टडी के लिए यूज़ होता है। ये 10th में भी आपने देखा होगा कि इस तरह का एक टेबल नमा या एक टैंक नमा बना हुआ था। तो उसमें जब भी हम कुछ भी हाथ लगाते, कुछ भी करते, तो उसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती, तो उसको कहते हैं रिपल टैंक। तो रिपल टैंक इज यूज इन स्टडी ऑफ वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैरिटी। ये पंजाब की बुक में एक चैप्टर है जो फ्रैक्शन, जिसमें मोलर मोलैरिटी वगैरह होती है। तो ये उससे आया ये एमसीक्यूज, ये सिलेबस में एमसीक्यूज नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसका एसआई यूनिट क्या है। सिंपल, इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये इसका SI यूनिट है। नेक्स्ट है विच वन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज में, तमाम आर्टरीज में सिर्फ जो लंग्स की तरफ से आती है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है, लंग की तरफ जाती है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्या है, बोथ A एंड B विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है नाइट्रोमीथेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीथेन एट टेम्परेचर ऑफ। जो नाइट्रोमीथेन होती है वो मीथेन से प्रिपेयर होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें H होता है जो वो रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप से। जो ये H जो है ये नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप हो जाता है। ये अल्केन्स में होती है। अल्केन्स में एक तो इसमें वेपर कंडीशन चाहिए होती है कि वेपर फेज में सब्सटेंस हो, दूसरा काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है, काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबाउट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है जनरल टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मीथेन की बात की गई है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मीथेन की बात की गई तो मीथेन के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ होता है। तो इसका यूज़, ये जो नाइट्रोमीथेन होती है ना, ये ऑफिस में यूज़ होती है, OFS ऑफिस में यूज़ होती है, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होती है, फ्यूल्स में यूज़ होती है और एज अ सोलवेंट यूज़ होती है। तो ये इसके यूजेस पे याद रख लें। तो ये नाइट्रोमीथेन के बारे में था। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी किसी सिंपल कंपाउंड को बेंजीन में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है stretch a string of length 2 मीटर vibrates in 4 segments, distance between the consecutive nodes is। consecutive node, अच्छा पहली चीज़ देखें ये कितने सेगमेंट है, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, 4 सेगमेंट में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो इसकी अगर हम लेंथ का फार्मूला लिखें, लेंथ इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, ये लेंथ का फार्मूला हो जाएगा। लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, इसकी वैल्यू पुट करें, लैम्डा दी नहीं गई हुई, n कितनी है, 1 2 3 4 है और बाई 2। अब दो नोड के दरमियान कितना फासला है, दो नोड के कंसेक्टिव नोड के दरमियान, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है वो फासला जो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान होता है। तो लैम्डा बाई 2 हमने फाइंड करना है, ये इधर रह जाना है, ये 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 0.5। तो 0.5 विल बी करेक्ट आंसर। जो हमारे पास 0.5 हो जाएगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अल्फा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ है इथेन मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी कार्बन ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एंड डीजेनरेट इन नेचर। अच्छा जो इथेन है इसमें अगर हम बात करें तो ये 2s होता है, ये 2py होता है, 2px होता है और ये 2pz होता है। जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो टोटल इसके 8 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 का ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन 6 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हीमोफिलिक डॉटर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। हीमोफिलिक डॉटर है के प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉर्मल बंदा है, ये हमारे पास एक नॉर्मल आदमी है, अब इसकी डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है या नहीं वो हमने बात करनी है। नॉर्मल जो मैन था उसका फादर हीमोफिलिक है, लेकिन वो खुद हीमोफिलिक नहीं है, वो जो मैन है वो खुद हीमोफिलिक नहीं है, यानी उसके फादर का कोई रिलेशन नहीं है। और कैरीज अ कैरियर वुमेन, और उस आदमी का यानी ये नॉर्मल मैन की जो वुमेन है जिससे शादी हुई वो क्या है, कैरियर वुमेन है। तो इसकी वो डॉटर जो हीमोफिलिक होगी उसके बारे में हमने बात करनी है। तो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी चेक करें तो XH और दूसरा B इसी तरह X ये इस तरह होगा, यानी उसकी कोई भी डॉटर ऐसी नहीं होगी जो हीमोफिलिक होगी, कोई भी डॉटर नहीं उसकी हीमोफिलिक नहीं होगी, उसकी कोई भी डॉटर हीमोफिलिक नहीं, यानी 0% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कोई हीमोफिलिक डॉटर हो। दोबारा देख लें, उसकी जो क्रॉस की है हमने XH ये कैरियर वुमेन थी, ये मेल था, इसी तरह किया ना। फिर हमने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, इन दोनों को क्रॉस करने से हमारे पास आया XH ये कैरियर डॉटर थी और ये नॉर्मल डॉटर थी, यानी उसकी कोई भी डॉटर क्या थी, हीमोफिलिक नहीं थी। तो ये इस तरह सोल्व कर लिए। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास वेगस नर्व इज, ये पंजाब की बुक में नहीं है, मेरा ख्याल फेडरल की बुक में भी नहीं है, तो ये वैसे MBBS की बुक में ये प्रेजेंट है।
तो वेगस नर्व इज, जो वेगस नर्व है ये कौन सी होती है, 10th क्रेनियल नर्व को कहते हैं, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ द व्हील ऑफ एरोप्लेन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ये अपवर्ड होता है और पॉजिटिव इफेक्ट होता है, अपवर्ड और पॉजिटिव, अपवर्ड यानी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अपवर्ड पॉजिटिव, ये चीज़ें रिलेटेड टू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और बात नहीं दी हुई गई कि जिसे हम राइट हैंड रूल या किसी भी तरीके से फाइंड कर सके। तो इन फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए हमने इसको सोल्व करना है कि नॉर्थ में इसको कंसीडर किया जाएगा, इसके रिलेटेड चीज़ों को, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, नॉर्थ, अपवर्ड और पॉजिटिव, तो नॉर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कार्डिक एंड ऑफ स्टोमक इज सप्लाइड विद, स्टोमक का एक कार्डिक एंड होता है और एक पाइलोरिक एंड होता है। जो कार्डिक एंड होता है उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसको सप्लाई करती है, तो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो ये दोनों करेक्ट होंगे, तो ये दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वालिटेटिव ट्रेट इज, जो क्वालिटेटिव ट्रेट होती है, ये थोड़ी सी बात समझ लें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। जो क्वांटिटेटिव होती है जिनको गिनना पड़े, यानी हाइट क्या है 5.1 हो सकती है, 5.2 हो सकती है, 5.3 हो सकती है, लेकिन क्वालिटेटिव ट्रेट्स को गिना नहीं जाता, वो येस या नो स्टेट में होती है, येस या नो स्टेट में, या तो वो है या वो नहीं है। तो जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होती हैं, जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं, यानी येस या नो स्टेट, और ये जो क्वांटिटेटिव होती है ये कंटिन्यूस स्टेट में होती है, यानी कंटिन्यू करती रहती है 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होती हैं जो डिसकंटिन्यूस होती है, जो सिंगल जीन से कंट्रोल की जाती है और ये मल्टीपल जीन से कंट्रोल की जाती है, तो ये क्वालिटेटिव का पूछा गया, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रिपल टैंक इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ फीचर ऑफ वेव्स, वे विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो ये नेक्स्ट रिपीट हो गया। तो ये थी हमारे टेस्ट एमडी कैट पहला जो 30 अगस्त का इवनिंग का एमडी कैट था उसकी डिस्कशन। मुझे तो इतने एमसीक्यूज़ मिले, ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं मिले, तो इतने मैंने डिस्कस कर दिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।